हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रीट को लेकर के, रीट का सिलेबस, रीट 2025 को, यानी जो फ्री के अंदर हम लोग यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसको लेकर के। देखिए, आप लोगों ने तैयारी निश्चित रूप से शुरू कर दी होगी। यदि नहीं करी है तो अब मतलब बहुत ही कम समय है। मैं पहले से भी आपको बोल रहा हूँ कि भैया तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है ना, एक दिन उठना है, उस दिन नोटिफिकेशन जारी कर देना है, एग्जाम डेट निकाल देगा। अब हमको तो तैयारी करने में समय लगेगा। मैं काफ़ी लंबे समय से भी बोल रहा हूँ कि तैयारी शुरू कर दीजिए रीट को लेकर के। फाइनली आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी हुई। देखिए, रीट के सिलेबस को लेकर के अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं आज, और यहाँ पर अपना जो फ्री के अंदर जो कोर्स शुरू होने वाला है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जरा देखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं आज के सिलेबस की। यानी रीट का जो सिलेबस है ना, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो साइकोलॉजी है 30 नंबर की, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और फिर आपका मैथ आएगा और पर्यावरण अध्ययन, यदि आप लेवल फर्स्ट के अंदर हैं तो। यदि आप लेवल 2 के अंदर है ना, तो इसकी जगह के ऊपर यहाँ पर आप लोग साइंस कर देना। और यदि आप लेवल 2 एसएसटी के अंदर हैं तो इन दोनों की जगह पे आप लोग अपना एसएसटी को डाल देना। बस इतना सा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए, मैंने अपने कल चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी के अंदर एक पोल का वहां पर जो है मैंने किया था कि पता लगे कि भाई कितने लोगों को यहाँ पर किस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उसके अंदर क्वेश्चन डाला था एक, कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 53% लोगों ने बोला कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यही रिजल्ट आने वाला था। मुझे पहले से अनुमान था कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं अपने चैनल के ऊपर जो कि रीट की तैयारी करने वाले हैं। फिर मैंने सोचा कि रीट की तैयारी तो कर रहे हो आप, लेकिन रीट की तैयारी करने के साथ में इतने 5 सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किस चीज़ के अंदर आ रही है। तो 73, यानी अब तक तो लगभग 75% तक हो चुका होगा। 75% लोगों को किसको, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा सत्र का, मैंने कहा था रीट के लिए कौन से विषय का शॉर्ट ट्रिक सहित संपूर्ण कोर्स करवाया जाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसकी आई ना, यानी वो ये बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र। इसके बाद में मैथ की प्रॉब्लम आई। तो मैथ तो मैं पढ़ाता हूं, मेरा सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है। रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी का भी जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग जो है यहाँ पर साइकोलॉजी का वो स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स। इसके अंदर क्या करूंगा मैं, एक एक चीज को आपको शॉर्ट ट्रिक सहित इतनी आसान भाषा में आपको साइकोलॉजी याद करवाने वाला हूँ। साइकोलॉजी के अंदर देखो होता क्या है ना, 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से, एक तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन एक आंसर फैक्चुअल होते हैं, ठीक है ना, जिनको हमको याद करना पड़ता है, आंकड़ों के अंदर होते हैं। जैसे कोई सिद्धांत का नाम दे देगा कि ये सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, या फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, ठीक है, या फिर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम देकर के पूछ देगा कि ये कौन सी जो है स्कूल्स ऑफ थॉट से आता है, यानी मनोविज्ञान की कौन सी शाखा से। जैसे वाटसन के बारे में पूछ लिया, तो वाटसन कौन से थे, व्यवहारवादी थे, ठीक है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं। तो एक प्रकार के तो ये हैं। दूसरे जो 50% क्वेश्चन है ना, वो इस प्रकार से आते हैं जिनको हम लोग जो है अपने स्व विवेक से कर पाए। जैसे क्वेश्चन देखना आप, यदि एक बच्चा स्कूल के अंदर डेली होमवर्क करके नहीं आता है तो आप क्या करोगे। अब वो आपके स्व विवेक पे है कि आप लोगों ने कितना जो है बच्चों की साइकोलॉजी को आप समझ पाते हैं, तो वहां से वो क्वेश्चन आप लोग सही कर पाओगे। तो उसके अंदर क्या होगा भाई, ऑप्शन आ जाएंगे कि हम उस बच्चे को सजा देंगे, पीटेंगे, क्लास के अंदर उसका उपहास उड़ाएंगे, क्लास के अंदर उसको होमवर्क करने को बोलेंगे, उसके माता पिता को उसकी शिकायत करेंगे, या एक ऑप्शन आ जाएगा कि हम उस बच्चे के होमवर्क नहीं करने के कारणों को जानेंगे और उनका समाधान करेंगे। तो आपको पता ही लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो 50% क्वेश्चन उस प्रकार के, यानी ये 50 नहीं है, ये आप लोग ज़्यादा ही मान लीजिए, लगभग जो है 70-80% क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के, अभी पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसी प्रकार के आते हैं। सीटेट के अंदर भी देख लीजिए आप। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी चीज़ें याद करने की है ना, एक एक चीज़ को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने वाला हूँ। आप लोग चाहे तो अपनी प्लेलिस्ट है यूट्यूब जो है अपने चैनल के ऊपर जाकर के चेक कर लीजिए। ज्योग्राफी के अंदर, आर्ट एंड कल्चर के, या हिस्ट्री या पॉलिटिक्स, मैंने वीडियो डाल रखे हैं, लगभग 100-150 वीडियो अपने चैनल के ऊपर हैं। आप लोग जाकर के देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि किस प्रकार किसी भी टॉपिक को कितना इजी वे के अंदर हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, या कितने इजी वे के अंदर हम लोग इसको जो है याद करवा सकते हैं। बाकी आपको पता लग ही जाएगा, जैसे जैसे अपने मैं क्लासेस डालना शुरू करूंगा एक एक आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से जो है हम लोग याद करने वाले हैं। और देखो, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये 30 नंबर की मानना मत आप, 30 नंबर इसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन ये मत सोचना कि साइकोलॉजी केवल 30 नंबर की ही है। प्रथम भाषा है ना, इसके अंदर 15 नंबर की क्या आएगी, शिक्षण विधियां आएगी। द्वितीय भाषा है 15 नंबर की शिक्षण विधियां इसके अंदर आएगी। गणित और ये जो है पर्यावरण अध्ययन मान लीजिए 10 नंबर की यहाँ पर और 10 नंबर की यहाँ पर। तो ये जो शिक्षण विधियां है ना, ये भी साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, यानी जिसकी साइकोलॉजी के अंदर अच्छी पकड़ है वो ये शिक्षण विधियां भी यहाँ पर इजीली कर पाएगा। ये पोर्शन ही शिक्षण विधियों का ही है, आप लोग ये मान के चलिए। देखो, लगभग 30
30, 60, 70, 80 यानी 150 में से 80 नंबर का पोर्शन तो आपको साइकोलॉजी ही दिलवाने वाला है। और उसी की 100 ट्रिक्स मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। स्टार्ट कर दूंगा आज शाम तक या कल तक, आपको एक वीडियो और मिल जाएगा इसका। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि कैसे चीज़ों को याद किया जाता है। ठीक है, 5 प्लेलिस्ट बना दूंगा। 5 प्लेलिस्ट क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो है ना, ये साइकोलॉजी जो है इसके अंदर 5 यूनिट है। तो 5 प्लेलिस्ट में इसकी अलग अलग बना दूंगा, यूनिट वाइज क्लास आप लोग देख लेना, उसके अंदर मिल जाएगी आपको। और उससे पहले एक मैं साइकोलॉजी का जो बेसिक सा परिचय है ना, उससे संबंधित भी 5-6 वीडियो डाल दूंगा, जिसके बाद में आपको समझ में आ जाए, जो कि पहली बार तैयारी करने वाले हैं उन लोगों को कम से कम ये पता लगे कि साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग संस्कृत पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, मैथ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पहली बार का जो कैंडिडेट आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि यार ये साइकोलॉजी है क्या, इसको किस प्रकार के जो है किसके अंदर इसको डाला जाए। तो धीरे धीरे आप लोग जो है साइकोलॉजी से समझ पाएंगे। अब साइकोलॉजी की जरूरत क्या पड़ी? बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हम साइकोलॉजी क्यों पढ़े, हमको तो स्कूल में जाकर के मैथ पढ़ाना है, SST पढ़ानी है, या संस्कृत या कोई लैंग्वेज पढ़ानी है। तो ये साइकोलॉजी कहाँ पर काम में आएगी? देखो, साइकोलॉजी काम में आएगी आपके सामने जो बैठे हुए बच्चे हैं ना, उनकी मानसिकता को पढ़ने के काम में आएगी। आपको पता लगेगा कि उन सब का विकास किस प्रकार से हुआ है, उनके अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से सारे के सारे बच्चों को टैकल करना है। पहली जो यूनिट है ना, इसके अंदर इसी चीज की चर्चा की गई है कि विकास और वृद्धि, यानी बच्चों का विकास के क्या क्या आयाम हैं, किस प्रकार से बच्चा जब भ्रूण से पहले यानी पैदा होने से पहले ही किस प्रकार उसका विकास होता है, बाद में किस प्रकार, और स्कूल में आता है तब जो है विकास किस प्रकार के, कितने विकास के आयाम हैं, किस प्रकार से उस बच्चे का विकास हुआ है। ये सारी की सारी बातें, यह विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में। मान लो किसी बच्चे का विकास अच्छा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? हो सकता है उसके माता पिता के जीन अच्छे नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि उसके परिवार का माहौल अच्छा नहीं हो सकता है कि उसको वातावरण की वजह से उसको खाना अच्छा नहीं मिला हो, पोषण अच्छा नहीं मिला हो। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? विकास को प्रभावित करने वाली चीजों में आ जाएगी। अधिगम के और उसका जो है बच्चे का जब विकास सही से नहीं होता है ना, तो फिर वो अधिगम यानी वो सीख भी नहीं पाता है। अधिगम का मतलब आप लोग मान लेना कि अपन कोई भी चीज सीखते हैं ना, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, हमारा अधिगम हो रहा है, लर्न करते हैं किसी भी चीज को। तो जब बच्चे का विकास जब प्रभावित हो रहा है, तो फिर उसका अधिगम के साथ में उसका संबंध भी अपने को कोरिलेट करना पड़ेगा कि किसका विकास अच्छा हुआ है तो उसका अधिगम भी अच्छा होगा, विकास जिसका अच्छा नहीं हो रहा है उसका अधिगम भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या क्या उसको प्रभावित करने वाले हैं? उसके जो बच्चे का जो विकास हो रहा है उसके अंदर वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका क्या है, वंशानुक्रम कितना प्रभावित करता है, वातावरण कितना प्रभावित करता है। ये सारी की सारी चीजें यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आएगी। 5 यूनिट है ना, तो ये 6 नंबर का पोर्शन तो आपको इस बाल विकास के अंदर से ही मिल जाने वाला है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी हर बच्चा अपने आप में एक स्पेशल बच्चा है, हर बच्चा एक मतलब यूनिक है। हम किसी भी सारे की सारी क्लास को एक साथ एक जैसे रूप में टैकल नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो हमें उसको किस प्रकार से टैकल करना है, हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो उसको हमें जो है पढ़ाई के अंदर किस प्रकार से उसकी उन्नति करवानी है, उन सब चीजों को यहां पर देखने वाला है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, कोई बच्चा इस प्रकार से कोई अच्छा है, कोई दिखने में अच्छा है, कोई पढ़ाई के अंदर अच्छा है, तो क्या क्या चीजें हैं जो उसको जो है प्रभावित करी है। ये सारी चीजें किस में आएगी? व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगी। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार किया जाता है, कितने प्रकार के मापन की जो है स्केल्स अपने पास में है। बुद्धि की बात करते हैं, संकल्पना सिद्धांत और इसका मापन, बहुबुद्धि के सिद्धांत और उसके निहार, सारे के सारे सिद्धांत किस किस ने वो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, बुद्धि वाले, सारी के सारी चीजें मैं आपको विद ट्रिक यहाँ पर याद करवाने वाला हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अलग अलग बच्चे को हम लोग एक अलग यूनिक केस मान करके उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। ये सारी बातें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। बच्चा दिखने में कुछ मतलब लंबा है तो उसको क्या बोलेंगे, बोना है तो उसको क्या बोलेंगे, गोल मोटोल है तो उसको क्या, सारी की सारी बातें है ना इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग नाम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके दिए हैं। अब देखिए विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। अब बच्चों के अंदर ये चीजें आ गई कि हम लोग अपने दिमाग के अंदर उन सब चीज़ों को मान के चलना है, बांट के चलना है कि कौन सा बच्चा पिछड़ा हुआ है, विमंदित बच्चा किसको कहते हैं, प्रतिभाशाली किसको कहते हैं, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम, अक्षमता युक्त बच्चे, यानी कोई बच्चा कि
किसी बच्चे के अंदर कोई विशेष प्रकार की अधिगम क्षमता है ना, तो फिर हमको उसको किस प्रकार से टैकल करना है। कोई मान लो कोई बच्चा आंखों से अंधा है, ठीक है, दिव्यांग बच्चा है, तो हम उसको किस प्रकार से पढ़ाना है, उसके लिए अलग से विद्यालय स्थापित करने हैं, विद्यालय के अंदर क्या होगा, उसके अधिगम में क्या क्या कठिनाई आ सकती है। बच्चा नॉर्मल बच्चों के बीच में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, मान लो कोई बच्चा पढ़ाई के अंदर कमजोर रह गया हो, या बहुत बच्चा जो है अंतर्मुखी हो, वो बाहर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता है, तो वो समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अब टीचर का ये दायित्व बनता है कि वो उस बच्चे को सभी बच्चों के साथ में समायोजित करवाए, यानी घुल मिलने में उसकी मदद करे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी, विविध क्षमताओं की समझ के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आएगी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। अब ये क्या है, इसके अंदर अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम का मतलब मैंने बताया था ना आपको, सीखने से संबंधित है, लर्न करते हैं ना, यानी सीखने का अर्थ क्या है, संकल्पना क्या है, सीखने को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, अधिगम के सिद्धांत और इसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क, क्या क्या इनके अंदर फर्क होता है, अभिप्रेरणा, बच्चे को मोटिवेट किस प्रकार से रखना है, इसके अधिगम के निहितार्थ, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर यूनिट नंबर 4 के अंदर आएगी। अब यूनिट 5 नंबर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जो कि सरकार ने हमारे लिए डिसाइड कर रखी है कि भाई आप क्लासरूम के अंदर जाओगे तो एक क्लास के अंदर इतने ही बच्चे होने चाहिए। आपको बच्चों को पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को कितनी देर पढ़ाना है, छठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को कितनी देर पढ़ाना है, कितने बच्चों के ऊपर कितने शिक्षक होंगे, कितने बच्चों के ऊपर प्रधानाध्यापक कितने बच्चों के ऊपर होने वाला है, ठीक है, कितनी देर तक आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं एक सप्ताह के अंदर, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएगी ना, ये पॉइंट नंबर 5 के अंदर आएगी। यानी सरकार ने आपको एक गाइडलाइन पकड़ाई है, बच्चे को आप किस प्रकार से जो है मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते, पीट नहीं सकते, पीटना तो बहुत दूर की बात है, आप बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी नहीं कर सकते। ये सारे के सारे बच्चे किसमें है, इसी 5वीं यूनिट के अंदर अपने को पढ़नी पड़ेगी। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की क्या क्या भूमिका है और क्या क्या दायित्व है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ये देखो एनसीएफ 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं, विधवाएं, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, आकलन, मापन और मूल्यांकन को अलग अलग देखना है कि क्या इनके अंदर फर्क होता है, उद्देश्य, समग्र, सतत मूल्यांकन क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करते हैं, सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ लोगे। अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों साइकोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो आप आज एक सामान्य आम आदमी हैं, कल को जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें बच्चों को किस प्रकार से पढ़ानी है ताकि बच्चों को इजीली में समझ में आ जाए, कौन आगमन विधि से या निगमन विधि से या खोज प्रणाली से, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पता लगेगी। इसके बाद में आपको पता लगेगा कि एक क्लास के अंदर कितने बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप एक सरकारी स्कूल के अंदर एक शिक्षक बनने वाले हैं। इसके अलावा यदि देखो अभी जो है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी रीट का जो प्रमाण पत्र है ना वो कंपलसरी हो गया है कि यदि आप प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले हैं तो भी आपको रीट तो क्वालिफाई करना ही चाहिए। इस प्रकार है, बाकी प्राइवेट स्कूल में इधर उधर हो जाता है, अपने कर लेते हैं, लेकिन यदि गवर्नमेंट की तरफ से माना जाए ना तो हाँ रीट पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। तो वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप बच्चों को कहीं गलत तरीके से टेकल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि एक बच्चा जो है वो विशेष आवश्यकता वाला है। मान लो एक बच्चा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का एक बच्चा है और वो किसी से भी बात नहीं करता है, एक आड़ू एक मतलब जो है जिस बच्चे को, जिस शिक्षक को साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं है, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में पता नहीं है, वो क्या करेगा, वो उस बच्चे को या तो पीटना शुरू कर देगा या उसको क्लास से बाहर निकाल देगा या कोई किसी इस प्रकार की सजा देगा या उसको अवॉइड कर देगा, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देगा, वो बोलेगा ये तो मूर्ख बच्चा है, मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देने वाला हूँ। ये बिल्कुल ये गलत चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक बच्चा अधिगम क्षमता वाला है तो उसको आप लोगों को किस प्रकार से टैकल करना है। इन सारी की सारी बातों के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पर, साइकोलॉजी की क्लासेज के अंदर। तो वो चीज़ें ताकि आपके अंदर धीरे धीरे वो आपके अंदर वो एक अच्छे शिक्षक की एक सोच डेवलप हो और उसी सोच के साथ में आप विद्यालय के अंदर जाएं, ठीक है। तो इसके लिए ये मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हवा इतना बना रखा है ना कि सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी हार्ड। मैंने ये चीज़ देखी ना कि भाई 75% लोगों को कैसे, मतलब लगभग 75% लोगों को साइकोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना शानदार और इतना ईजी सा सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है इतने लोगों को प्रॉब्लम है। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं अपन अपने इसी सिलेबस की। और कल के बाद में जो है, कल के बाद में नहीं, आप चेक कर देना ना कभी भी, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं दिन के अंदर 1, 2 या 3 वीडियोज यहाँ पर डेली डालता रहूँगा। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने अभी याद किया और 1 महीने बाद में भूल गए या 1 महीने बाद में उन्हीं चीज़ों को वापस रट्टा मार रहे हो। एक बार क्लास के अंदर जो चीज़ आपने ध्यान से देख ली ना, फिर जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है।
विश्वास नहीं होता है ना आपको, तो आप लोग जाइए और अपनी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मेरे पुराने वीडियोस को चेक कीजिए, देखिए मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ, राजस्थान जीके को मैंने किस प्रकार से इजी वे में याद किया है। चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बहुत कम है, इसलिए यूट्यूब की इतनी रीच नहीं है कि मेरे वीडियो सभी लोगों तक पहुँच पाएँ। लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो तो इसकी रीच भी बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि किस क्वालिटी का कॉन्टेंट जो है मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। बाकी आप लोगों को जो है अब निश्चित रहना चाहिए कि मैं साइकोलॉजी की यहाँ पर वीडियो निश्चित रूप से डालने वाला हूँ, पूरा कोर्स करवाऊंगा, नो डाउट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको जरूर शेयर करना। बाकी किस प्रकार की क्लासेज में डालने वाला हूँ आपको बहुत जल्द जो है यहाँ पर पता लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।